हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस टॉपिक को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। यहाँ पर भारत में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार से तात्पर्य यानी इसका अर्थ, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार यानी फैलाव। तो इस तरह से हम 3 या 4 टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है भारत में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप। तो देख लेते हैं। माध्यमिक शब्द का अर्थ है मध्य की यानी बीच की। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा का अर्थ हुआ प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की शिक्षा, जो कि एक सामान्य इसका अर्थ है। जो प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन और उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन दोनों के बीच में जो पड़ती है वही मध्य की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। अंग्रेजी में इसके लिए सेकेंडरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो हम सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, जिसका अर्थ है दूसरे स्तर की, प्राथमिक के बाद, क्योंकि इससे पहले प्राथमिक शिक्षा आती है। तो ये साधारण शब्दों में इसका अर्थ यहाँ पर हो गया है। आगे देखते हैं। आज किसी भी देश में माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की एक कड़ी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि अपने में पूर्ण इकाई होती है और बच्चों के निर्माण की शिक्षा होती है। इससे क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर तो बच्चा नॉर्मल चीज़ों को जोड़ घटाव या फिर साधारण भाषा संबंधी जो छोटी मोटी बातें हैं वह सीख पाता है, लेकिन निर्माण का जो कार्य करती है, बच्चे के वास्तविक विकास का जो कार्य करती है, वो माध्यमिक शिक्षा ही करती है, जो कि हमारी क्लास 9 से 12 तक होती है। हमारे देश में प्राचीन और मध्यकाल में शिक्षा केवल 2 स्तरों में विभाजित रही, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। यहाँ माध्यमिक शिक्षा का श्री गणेश जो है यानी शुरुआत आधुनिक युग में ईसाई मिशनरियों ने किया। तो हमारे देश में प्राचीन काल में शिक्षा को केवल 2 भागों में ही मेनली बांटा हुआ था, प्राचीन और प्राथमिक और उच्च शिक्षा। लेकिन जब ईसाई मिशनरी जो भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, माध्यमिक शिक्षा को भी इसमें जोड़ दिया। तो 3 स्तर इसके मेनली अब देखे जाते हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने यहाँ प्राथमिक विद्यालय खोले, उसके बाद उन्होंने उत्तीर्ण बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए। तो ईसाई मिशनरियों ने सबसे पहले तो प्राथमिक विद्यालय खोले और जो विद्यार्थी उनमें पास हो गए उनके लिए फिर आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजी मीडियम में यानी अंग्रेजी माध्यम में क्या किया, माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। भारत में आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका वुड के घोषणा पत्र, जो कि 1854 की रही। तो वुड का जो घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच बोलते हैं, उसमें महत्वपूर्ण बातें कही गई थी माध्यमिक शिक्षा को लेकर, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित किए गए। उसमें क्या ऑब्जेक्टिव रहने चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन के और क्या करिकुलम यानी सिलेबस वगैरह जो है, वुड डिस्पैच में ब्रॉडली एकदम से स्पष्ट शब्दों में बातें की गई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1952 में केंद्रीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। ये मेन है। इस आयोग ने माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज चलाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पर भी अलग अलग तरह के कोर्स चलाए जाने की आवश्यकता का उन्होंने सुझाव हमें दिया। इसके बाद कोठारी आयोग, जो कि 1964-66 वर्ष से संबंधित है, उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने
इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये 3 जो है आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे हम मुदालियर आयोग भी बोलते हैं, और कोठारी आयोग, और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका माध्यमिक शिक्षा की स्थापना में देखी गई। आज हमारे देश में प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक जो है वो प्राथमिक के अंतर्गत आती है, जिसमें भी 2 हिस्से इसके भी किए गए हैं, एक प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी। साथ ही और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, इसे ही हम सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार से तात्पर्य, यानी माध्यमिक शिक्षा के फैलाव या एक्सपेंशन का क्या मीनिंग यहाँ पर लिया गया है वह हम देख लेते हैं। कभी माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ केवल माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने से ही लिया जाता था, लेकिन आजकल इसका अर्थ कुछ व्यापक यानी ब्रॉड रूप में इसका मीनिंग अब लिया जाता है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का जो अर्थ है वो हम निम्नलिखित बिंदु में देख सकते हैं। पहला है माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि, यानी कि स्कूलों की संख्या में तो वृद्धि होनी ही है तभी फैलाव होगा। सेकंड, माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि, नामांकन वही एनरोलमेंट, बच्चों का एनरोल ज़्यादा किया जाए बच्चों को, ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, तभी माध्यमिक शिक्षा का फैलाव सुनिश्चित हो सकेगा। थर्ड है प्रवेश लेने के बाद उन्हें स्कूलों में रोके रखना, वही यहाँ पर धारणा जो थी कि बच्चों को क्या करना है, स्कूल में प्रवेश लेने के बाद रोके भी रखना है, उन्हें बीच में छोड़ने नहीं देना। निम्नांकित छात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा पूरी कराना, जो यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं, तो इनको क्या करना है, पूरी शिक्षा व्यवस्था का यही उद्देश्य है कि ये अपनी पूरी शिक्षा करके ही, माध्यमिक स्तर को पूरा करके ही वहाँ से जाएं। नेक्स्ट फिर देखते हैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता। पहला है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा राष्ट्र के विकास का आधार होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा आती है, जिसमें जो बच्चे हैं वो कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन सभी बच्चों के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण समय जो है होता है, जहाँ पर वो एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखरते हैं और जो भी वो सीखते हैं उसे जीवन में प्रयोग करने पर बल देते हैं। इस तरह से जब वो बच्चे उस समय पर, जिस समय वो सीखने के लिए एकदम तैयार हैं, उन्हें जो अच्छी शिक्षा दी जाएगी वो ही एक अच्छे बेहतर नागरिक के रूप में हमें देखने को आगे मिलेगी, जो देश का एक आधार बनेंगे। सेकंड है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिक बनने का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि वो जो समय है किशोर अवस्था का, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, एकदम एक्टिवली चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं और उनका जो दिमाग है वो पूरी तरह से विकास की ओर बढ़ता रहता है। तो उस समय उन्हें जो मोरल या फिर कैरेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ें या फिर जो भी उन्हें शिक्षा सिखाई जाएगी, उस समय वो पूरी तरह से तुरंत ग्रैस्प उसको कर लेते हैं और तुरंत नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं, और यही कहीं ना कहीं एक अच्छे नागरिक बनने का आधार बनता है। थर्ड पॉइंट है हमारा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण इकाई है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा को एक पूरी इकाई कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है जहाँ पर बच्चों को उन इलाकों में जहाँ क्या किया जाता है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने दी, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में उन्होंने आगे बढ़े, वो दाखिला लिया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा में उन्हें शामिल नहीं होने दिया जाता। ये कुछ भी कारण रहते हैं कि वो उच्च शिक्षा में शामिल नहीं हो पाते। तो ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे बालकों के लिए क्या होता है, पूरी तरह से माध्यमिक शिक्षा ही एक इकाई होती है जो उन्हें एक बेहतर व्यक्ति या एक अच्छी सोच का व्यक्ति बनने का मौका देती है। तो इस तरह से उन बच्चों के लिए यही पूर्ण इकाई का कार्य करती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा
माध्यमिक शिक्षा बालकों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। ये तो अपने आप में सीधी बात है कि प्राथमिक के बाद माध्यमिक और उसके बाद उच्च शिक्षा की बारी आती है। तो माध्यमिक स्तर पर जो बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं या एक बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, तो वही उच्च शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। शायद ऐसा आपने देखा होगा कि जो माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अच्छा बच्चे प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनके मन में एक टीस हो जाती है कि वो आगे चलकर उच्च शिक्षा ग्रहण करें भी या नहीं करें। तो यह एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कारण है। फिफ्थ है हमारा, माध्यमिक शिक्षा बालकों हेतु पूर्ण शिक्षा है। जैसे कि हमने पढ़ा भी था, क्योंकि यही वो स्तर होता है शिक्षा का जहाँ पर बच्चे चयन करते हैं कि उन्हें किस ओर जाना है, उनकी रुचि क्या है, उनके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, या वो किस ओर अपना भविष्य चुनना चाहते हैं। तो इसी तरह से यही एक आधार प्रदान बच्चों को करती है, इसलिए ही इसको पूर्ण शिक्षा का स्वरूप भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कौन सी बाधाएं हैं जो माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने में आती हैं और उसमें रुकावट पैदा करती हैं। तो यहाँ पर हम संक्षेप में ही देख लेंगे और आप इसको फिर विस्तार से भी खुद ब खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पर हम पहले यहाँ बाधाओं को देखने वाले हैं, उसके बाद उपायों को इसी के साथ जोड़कर कैसे देखेंगे वो आपको बताया जाएगा। फर्स्ट है संसाधनों की कमी, जो कि हमारा प्राथमिक शिक्षा का भी सबसे पहला समस्यात्मक कारण रहा है। जो संसाधन हैं उनकी मात्रा उतनी पर्याप्त नहीं होती जितनी की आवश्यकता होती है, और संसाधनों की कमी के कारण ही बच्चे अच्छे से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। संसाधनों में सभी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो विद्यालय का वातावरण हो, ढांचा हो, या विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई चीज़ें हों, या शिक्षकों की संख्या हो। कुछ भी जो संसाधनों में है, यदि वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बजट पर्याप्त नहीं है, तो इससे क्या होता है, ये कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा में बाधा बनती है, उसका फैलाव होने से रोकती है। सेकंड है उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग ना होना। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कुछ तो संसाधन उपलब्ध पहले से ही मुश्किल से हो पाते हैं, और जो संसाधन उपलब्ध हो भी पाते हैं वो किसी न किसी कारण से उनका बेहतर ढंग से उपयोग होना सुनिश्चित नहीं हो पाता, वो व्यर्थ चले जाते हैं, उनका एक कुशल ढंग से प्रयोग नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट है हमारा जन सहयोग की कमी, यानी लोगों के द्वारा जो सहयोग है उसकी कमी। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी जो अच्छी संस्था या फिर कोई भी सामान्य जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं या सामान्य जनसाधारण जो है, वो अपनी तरफ से कोई ऐसे कार्यक्रम, जागरूकता अभियान या पहल नहीं करती है कि माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। कुछ ही अभियान या कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो भी पूरी तरह से कारगर साबित नहीं होते और अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। तो ये जागरूकता या सहयोग की कमी भी माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में बाधा बनती है, उसको फैलाव होने से रोकती है। फोर्थ है भौगोलिक परिस्थितियाँ। भौगोलिक परिस्थितियों में आता है कि ऐसे इलाके जिनकी हमने पहले भी बातें की थी, जो दूर दराज के इलाके होते हैं, मुख्य नगरों से हटकर बसे हुए होते हैं, टाउन जो कस्बे हैं या जंगल के आसपास के इलाके हैं, जहाँ पर सामान्य रूप से विद्यालय नहीं हो पाते स्थापित, और कुछ होते भी हैं तो वो काफ़ी दूरी पर होते हैं। तो ये भौगोलिक परिस्थिति भी एक बाधा है जो माध्यमिक शिक्षा तक बच्चों को पहुंचने से रोकती है। फिफ्थ है यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, जो अपने आप में एक मूल कारण है सभी चीज़ों के लिए। यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या में क्या होता है कि जो संसाधन हैं वो उतनी मात्रा में नहीं हम कर पाते हैं तैयार जितनी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ने के कारण सभी चीज़ों में फिर कटौती होने लगती है, या फिर सभी चीज़ों की गुणवत्ता जो है वो काफ़ी बेहतर नहीं रख पाते हैं। तो इससे सभी के पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं इससे कटौती जो है बच्चों को सामना उसका
करना पड़ता है। यह चीज़ें पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त स्थान पर और जो बच्चे हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारी बाधाएं थी और इन्हीं बाधाओं को हम यदि पलट दें तो ये उपायों के रूप में सामने आएंगी। जैसे कि शिक्षा बजट में बढ़ोतरी। जो शिक्षा के बजट में पहले कमी थी, क्या किया जाए? एक शिक्षा का जो बजट है उसका एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाए और अलग अलग प्राथमिक शिक्षा पर अलग रूप से बजट स्थापित किया जाए और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाए, ताकि सुनिश्चित हो सके कि जो बजट है उसका एक अहम भाग जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है खर्च किया गया है और इससे संसाधनों में बढ़ोतरी होगी और सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में चीज़ें उपलब्ध हो सकेंगी। सेकंड है उपाय, उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग होना या कुशल ढंग से प्रयोग होना। अब संसाधन जो उपलब्ध हैं उनका एक बेहतर ढंग से प्रयोग किया जाए, उन्हें खराब ना होने दिया जाए या फिर उनको गलत तरीके से प्रयोग ना किया जाए और वो रखे रखे भी खराब नहीं होने चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं इस विद्यालय में क्या होता है, ऐसे ही रखी रहती है और उनको बच्चों को भी पहुंचने नहीं दिया जाता। सेकंड है उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग होना। तो इसमें क्या है, जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका एक बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। वो जिस उद्देश्य के लिए चीज़ें आई हैं या जिस उद्देश्य के लिए उनको पहुंचाया गया है वो उसे पूरा करे और इससे क्या होगा, बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। थर्ड है जन सहयोग को बढ़ावा या फिर जागरूकता कार्यक्रम। इसमें क्या होगा, जब जनता ही सहयोग करेगी अपनी तरफ से या नए नए कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जाएंगे तो इससे माध्यमिक स्तर पर भी बच्चों की जो शिक्षा है वो बेहतर ढंग से हो सकेगी और इस ओर जो है अभिभावक जो हैं या पेरेंट्स जो हैं वो भी ध्यान अच्छे से दे पाएंगे। फोर्थ है दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना। जो ऐसे इलाके हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं काफ़ी दूर के, वहाँ पर भी माध्यमिक स्तर के विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए जो कि काफ़ी दूरी पर ना हो, जिससे कि क्या हो सके, छोटी छोटी मात्रा में ही सही बल्कि आसपास के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें, बजाय इसके कि वो आगे एडमिशन ना लेना पसंद करें। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ये एक मुख्य कारण था। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि यदि जनसंख्या और परिवार नियोजन से संबंधित अभियान या जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए तो इस तरह से भी हम काफ़ी सहायता कर सकेंगे कि कम जनसंख्या होगी और बेहतर ढंग से संसाधनों का उपयोग या फिर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तो इससे पर्याप्त मात्रा में सभी के पास संसाधन होंगे और उनका बेहतर ढंग से उपयोग हो रहा होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा जो टॉपिक था वो बेहतर ढंग से समझ आया होगा और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आपको कैसी लगी वीडियो इसके बारे में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।